देखिए फैलोपियन ट्यूब में एग का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में उसमें क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज बोले तो स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन होता है, जिससे एक यूनिसेलुलर जाइगोट एक मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। तो ये जो क्लीवेज स्टार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब उस फर्टिलाइज्ड एग को फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ उसको भेजा जाता है, तब उसके अंदर ये स्पेशल टाइप का डिवीजन क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि सिंगल सेल जाइगोट जो है मल्टी सेलुलर इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब वो जाइगोट फर्टिलाइज होने के बाद में यहाँ पर पहुंचता है यूट्रस के अंदर, तो वो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, जो हमारी यूट्रस की लाइनिंग है, यूट्रस वॉल है, उसके ऊपर अटैच हो जाएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। यानी कि हम कह सकते हैं कि the attachment of blastocyst on the wall of uterus is called implantation, which automatically leads to pregnancy। तो प्रेगनेंसी हमारा टॉपिक है और साथ में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए प्रेगनेंसी क्या हुआ कि जब एग हमारा इम्प्लांट हो चुका है, अटैच हो चुका है यूट्रस की वॉल पर, उसके बाद में क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर ये जो एग है फर्टिलाइज्ड हमारा, ये ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में अटैच हो जाता है और इसके ऊपर पूरा का पूरा क्या हमारी ये एम्बेडेड, ये धस जाता है पूरा पूरा इस यूट्रस के अंदर, और ऊपर से कवरिंग दोबारा से आ जाती है यूट्रस की। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन के बाद में जो अगला स्टेप है हमारा प्रेगनेंसी का होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो ब्लास्टोसिस्ट में भी आउटर जो वॉल है वो क्या है हमारी, वो ट्रोफोब्लास्ट है, ये वाली लेयर जिसको मैंने देखे डॉट डॉट अगर मैं करता हूँ तो ये आखिरी किनारे वाली जो वॉल है ये पूरी पूरी ये ट्रोफोब्लास्ट है, और अंदर का जो ये सेल का जो बंच है इसको बोलते हैं इनर सेल मास। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। जब यहाँ पर ये अटैच होता है तो एक्चुअल में होगा क्या कि जो ट्रोफोब्लास्ट होती है इसकी सेल्स जो है ये स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, ये एम्ब्रियो नहीं बनाती। देखिए ट्रोफोब्लास्ट जो है आगे चल के एम्ब्रियो बच्चा नहीं बनाएगा, जबकि इनर सेल मास से बच्चा बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। देखिए जो ट्रोफोब्लास्ट है वो करती क्या है, ब्लास्ट जो सेल्स हैं जो कि किनारे वाली सेल्स हैं, इनके पास में स्पेशल टाइप के कुछ एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स है कुछ एंजाइम रिलीज करती है, जिससे कि यहाँ की जो वॉल है यूट्रस की जो सेल्स हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, वो खत्म होनी शुरू हो जाती है। और इन्हीं सेल से जो धीरे धीरे जो वॉल ब्रेक हो रही है सेल्स की, उन्हीं सेल से क्या करता है, एक तरह से न्यूट्रिशन लेते हुए ये यहाँ पर इम्प्लांट होना शुरू हो जाता है। यानी कि ट्रोफोब्लास्ट की सेल्स में ही एबिलिटी है कि यूट्रस की वॉल की जो सेल्स हैं उनको ये क्या करेगा, ये डैमेज करके डिकम्पोज पेनिट्रेट करके उनके अंदर जो है अपने इस पूरे स्ट्रक्चर को ये अटैच करवाता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ट्रोफोब्लास्ट की है। अंदर की जो इनर सेल मास है ये आगे चल के क्या बनाएगी, ये एम्ब्रियो बनाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी हम बात करेंगे इसकी कि इनर सेल मास में क्या है, स्टेम सेल्स होती हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने आप को इम्प्लांट करवाया। इम्प्लांट करने के बाद में होगा क्या कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट है पूरा का पूरा, इसके चारों तरफ एक और कवरिंग यहाँ पे डेवलप हो जाती है, उसको बोलते हैं वो कोरियोन। उस लेयर को, उस कवरिंग को हम बोलते हैं कोरियोन। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इम्प्लांटेशन होने के बाद में ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं ये किसका है, ये प्रेगनेंसी में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का एक डायग्राम है एनसीईआरटी का, उसको रफली मैंने यहाँ बनाया। तो यहाँ पर ये जो है आपका पूरा स्ट्रक्चर था और इसके चारों तरफ ये जो लेयर है ये कोरियोन लेयर डेवलप हो चुकी है। ठीक है, इस कोरियोन लेयर से ही क्या है, कुछ विलई, ये फिंगर जैसी प्रोजेक्शन यहाँ से डेवलप हुई है। इस फिंगर जैसी प्रोजेक्शन को बोलते हैं प्लेसेंटल विलई या कोरियोनिक विलई। कोरियोनिक विलई इनको कहते हैं। अब ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये यहाँ से देखिए, ये इधर का जो पार्ट है ये पूरा पूरा यूट्रस है, और ये देखिए ये बीच का सारा पार्ट कैसा है, यूट्रस का पार्ट आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है सारा का सारा ये इस एम्ब्रियो का टिश्यू जो है जिसने क्या किया, ये जो कोरियोन है, कोरियोनिक विलई है, ये यहाँ से डेवलप हुई है। ठीक, इस तरह का जो इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा। तो यहाँ पर ये प्लेसेंटा कौन सा बना है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये प्लेसेंटा में डेवलप हो जाएगा। एक्चुअल में क्या है कि जैसे देखिए मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए कि आटा है बना हुआ जिससे चपाती बनाते हैं, उसमें अगर आप उंगलियां ऐसे धसाओगे और आपसे कोई पूछे
कि ये जो उंगलियां हैं ये क्या है, ये आप मान लीजिए कि ये ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर डेवलप हुई भी क्या है, ये फिंगर लाइक कैसी है, ये कोरियोनिक विलई, इसके ऊपर की तरफ कोरियन से डेवलप होगी, इसके ऊपर एक लेयर और आ जाती है, वहां से डेवलप होती है, ठीक है। तो ये जो आटे में जो धसी हुई जो उंगलियां हैं जैसे, ये क्या हो जाएगी आपकी कोरियोनिक विलई। और आपसे पूछा जाए कि इन इन उंगलियों के बीच में क्या रहेगा, तो आप बोलोगे आटे में जब धसा हुआ है तो यहाँ पे क्या रहेगा, आटा रहेगा अपना, ठीक है, जिससे रोटियां बनती है, चपाती बनती है, तो उसमें अगर ऐसे लगाओ तो उसमें जो उंगलियां डाली हुई है बीच बीच में क्या है, आटा है, ठीक है। तो ये जो आटा आप बोल रहे हो एक्चुअल में क्या है, ये यूट्रिन टिश्यू है, यूट्रस का टिश्यू है, या फिर बोल रहे हैं कि मैटरनल टिश्यू है। और ये वाली जो उंगलियां है ये क्या है, ये एम्ब्रियो की ऊपर डेवलप हुई हुई कोरियोनिक विलई है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि प्लेसेंटा क्या है, प्लेसेंटा में एक तो हो जाएगा हमारा मैटरनल मैटरनल टिश्यू आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि यूट्रिन टिश्यू है, प्लस जो एम्ब्रियो का जो एम्ब्रियोनल टिश्यू आ जाएगा वो है आपकी कोरियोनिक विलई, ठीक है। तो ये कोरियोनिक विलई मैटरनल टिश्यू है, और बीच बीच में जो ये वाला पार्ट है आपका, ये मैटरनल टिश्यू है, यूट्रस का जो पार्ट है। एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में जब डेवलप होता है तो एक्चुअल में कोरियोन लेयर से कोरियोनिक विलई लगभग पूरे स्ट्रक्चर पे ही डेवलप होती है, लेकिन धीरे धीरे बाकी एरिया की कोरियोनिक विलई गायब हो जाती है, खत्म हो जाती है, और जिस एरिया में प्लेसेंटा बनता है उसी एरिया की कोरियोनिक विलई डेवलप हो पाती है प्रॉपर तरीके से। और इतना डेवलप हो जाती है कि यहाँ से कोरियोनिक विलई यूट्रस के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके साथ में सीधा ब्लड का कनेक्शन बना लेती है। यानी कि यहाँ से कोरियोनिक विलई, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो की जो एक तरह पार्ट है, जो टिश्यू है, एम्ब्रियोनल टिश्यू है, वो सीधा ब्लड कनेक्शन बना लेता है किसके साथ में, मैटरनल टिश्यू। मैटरनल टिश्यू क्या है यहाँ पर, यूट्रस है, यूट्रस के साथ में डायरेक्ट क्या बना लेता है, ये ब्लड कनेक्शन बना लेता है, ठीक है। इसीलिए जब डिलीवरी होती है और उस टाइम पर बच्चा बाहर आता है तो वो प्लेसेंटा उखड़ जाता है, यहाँ से बाहर आता है पूरा पूरा, और हैवी ब्लीडिंग होती है क्योंकि ब्लड कनेक्शंस यहाँ पर बन जाते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा एक्चुअल में क्या है, तो प्लेसेंटा यहाँ पर ये क्या बना, ये डिस्क जैसा, ठीक है, कैसा है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक। क्योंकि डिस्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक ही तरफ बन रही है, बाकी तरफ की कोरियोनिक विलई इसकी गायब हो जाती है, बस एक ही तरफ बन के डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रह जाता है। तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मैटरनल टिश्यू एंड एम्ब्रियोनल टिश्यू। तो ये कैसे आपस में कैसे रहते हैं, इंटरडिजिटेटेड फॉर्म में ये रहते हैं। इंटरडिजिटेटेड अभी बताया था कि जैसे आपका ये मैटरनल टिश्यू है, ठीक है, ये जो मान लीजिए मैटरनल टिश्यू, और यहाँ से हमारा जो एम्ब्रियो था उसके ऊपर की जो कोरियोन है वो क्या किया, इस तरह से इसमें ऐसे एंटर की, ठीक, ऐसे एंटर की, और यहाँ से हम देखा जाए तो ये क्या है, हमारा एम्ब्रियो का पार्ट है, और इसके बीच बीच में ये वाला क्या है हमारा बीच में, ये मैटरनल पार्ट है। तो एक तरह से क्या है, ये ऐसे है, तो इसमें इंटरडिजिटेड, ये एम्ब्रियो का पार्ट और ये मदर का टिश्यू, तो ऐसे इंटरडिजिटेटेड, यानी एक बार ये एम्ब्रियो की कोरियोनिक विलई, फिर बीच में क्या आ जाएगा, मैटरनल टिश्यू यानी कि अपना यूट्रिन टिश्यू, फिर एम्ब्रियोनिक विलई, फिर मैटरनल टिश्यू, इस तरह से क्या रहता है, ये इंटरडिजिटेटेड स्ट्रक्चर ही हमारा क्या कहलाता है, ये प्लेसेंटा कहलाता है, ठीक है। तो इससे तो क्या हुआ हमारा, इस जो है ट्रोफोब्लास्ट हमारा क्या बन गया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि ट्रोफोब्लास्ट ने हमारा क्या बनाया आगे चल के, एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर की तरफ भी क्या बनती है, एक कोरियोन लेयर बनती है, और उस कोरियोन लेयर के ऊपर ही क्या है एक्चुअल में कोरियोनिक विलई बनती है। तो हम रियलिटी सीधा भी अगर बोल दे, ट्रोफोब्लास्ट किस में हेल्प करता है, हेल्प्स इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है। जबकि इनर सेल मास इसमें क्या है, हमारी स्टेम सेल्स हैं। एक्चुअली में एक ग्रुप है स्टेम सेल्स का। स्टेम सेल्स में क्या होती है, टोटीपोटेंट प्रॉपर्टी होती है। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, जो बॉडी के अंदर हर तरह की सेल बना ले। रियलिटी में होता क्या है कि जब ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट होता है तो स्टेम सेल्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज होकर क्या बनाती है, 3 लेयर्स बना लेती है। 3 लेयर्स में ये डिवाइड हो जाता है। सबसे बाहर की हो जाती है एक्टोडर्म, बीच वाली हो जाती है मीजोडर्म,
और सबसे अंदर वाली हो जाती है एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर यहाँ पर ये बन जाती है। 3 लेयर वाला जो ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, जो यहाँ पर ये 3 लेयर्स में डिवाइड रह जाएगा, ये पूरा पूरा अंदर से स्ट्रक्चर 3 लेयर में डिवाइड हो जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला बोलते हैं, गैस्ट्रुला। और प्रोसेस कहलाती है गैस्ट्रुलेशन। तो आपको याद रखना है, पहला स्ट्रक्चर क्या बना था हमारा? मोरूला। मोरूला के बाद में ब्लास्टुला, जिसको मैमल्स में क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ब्लास्टोसिस्ट के बाद में क्या बना? गैस्ट्रुला। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लास्टोसिस्ट से पहला एक स्ट्रक्चर कौन सा है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद का एक स्ट्रक्चर कौन सा है? तो पहला स्ट्रक्चर मोरूला है और बाद का स्ट्रक्चर गैस्ट्रुला है। ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज तक पहुंचने तक क्या होगा कि जो क्लीवेज था, जो डिवीजन जो चल रहा था, वो बंद हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो अंदर की जो सेल्स हैं जो 3 लेयर में डिवाइड हुई है, उनका नॉर्मल साइज, जो नॉर्मल बॉडी की जो सेल्स हमारी, उनके साइज के लगभग इक्वल हो जाता है, तो ये क्लीवेज बंद हो जाता है। तो ये गैस्ट्रोला हुआ। और अब ये गैस्ट्रोला में तीनों लेयर्स है, तो तीनों लेयर क्या करती है? इनमें एबिलिटी होती है कि ये बॉडी की हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन बनाने में कैपेबल होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक्टोडर्म से हमारा नर्वस सिस्टम बनता है, मीजोडर्म से अपना जैसे गोनेट्स वगैरह बनते हैं, और एंडोडर्म से जैसे अपने एलिमेंट्री कैनाल बनती है। इसी तरीके से पूरी बॉडी का जो सिस्टम है वो सब इन्हीं तीनों लेयर से बनता है। तो ये था हमारा जो ये प्रेगनेंसी जो है इस तरीके से रह जाती है। अभी हम बात करते हैं कि भाई आगे का जो पोर्शन है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो देखिए, जब जब इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, जब इम्प्लांटेशन होता है तो इम्प्लांटेशन लगभग जाइगोट बनने के, फर्टिलाइजेशन होने के 7-8 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन हो जाता है। तो हम बोलते हैं कि जब 0 यानी कि पहले दिन से जब इम्प्लांटेशन हुआ है, एक से लगभग मतलब फर्स्ट डे जो है, पहले दिन से लेके लगभग 2 महीने तक का जो पीरियड होता है, उसमें उस बच्चे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो का कहते हैं। अब देखिए डिफरेंस समझ लीजिए, यानी कि 2 महीने तक का जो प्रेगनेंसी का जो पीरियड है, उसमें जो स्ट्रक्चर जो माँ के अंदर में जो पल रहा है ऑर्गेनिज्म, उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। जबकि 2 महीने से लेके बर्थ तक, 2 महीने से लेके बर्थ तक का जो बच्चा वहां पर पल रहा है, उसको बोलते हैं फीटस। फीटस कहा जाता है उसको। और जन्म से लेके, जब जन्म हुआ है, बर्थ से लेके 1 साल तक का जो बच्चा होता है, उसको हम इन्फेंट कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? इन्फेंट। तो ध्यान रखिएगा, 2 महीने तक का जो बच्चा है उसको हम वो एम्ब्रियो, और उसके बाद में बर्थ तक जो है फीटस, और 1 साल, बर्थ के बाद में 1 साल तक का बच्चा इन्फेंट कहलाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो माँ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर जो बच्चा पल रहा है, देखिए गेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ्स का होता है। तो ये 9 मंथ्स का, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक, चाहे वो एम्ब्रियो हो चाहे फीटस हो, इसी पूरे को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहीं पर क्या होगा? हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, चाहे वो एम्ब्रियो हो चाहे वो फीटस हो, इस पूरे के डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो कि हमारा अगला टॉपिक रहेगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो 2 साल तक के, 2 महीने के बच्चे तक को एम्ब्रियो, और 2 महीने से लेके 9 मंथ तक, जब तक बच्चा पैदा नहीं होता, उसको फीटस, और जन्म होने के तुरंत बाद क्या कहा जाता है? उसको इन्फेंट हम कहते हैं। जब से इम्प्लांटेशन हुआ है, जब तक बच्चा पेट में है, जन्म नहीं लेता है, तब तक के डेवलपमेंट को एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर हम आगे देखते हैं। तो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था प्लेसेंटा। अभी इसके फंक्शन देखते हैं, मेन फंक्शन जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हार्मोन बनाता है, उल्टी किस तरह से आती है, या फिर जो टेस्ट करते हैं प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी टेस्ट, आपने सुना होगा, इस तरीके से जो करते हैं, वो चीज़ें कैसे बनती है उसको देखते हैं। यानी कि पहले तो प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में देखते हैं, और बाद में हम देखते हैं किस तरीके से जो है, कौन कौन से मंथ जो है, कौन कौन सा पार्ट जो है एक बच्चे के दौरान, डेवलपमेंट के दौरान बनता है, किस महीने में, और बाद में उसकी डिलीवरी। तो देखते हैं पहले प्लेसेंटा की फंक्शन। तो जो प्लेसेंटा है वो मेनली फंक्शन क्या करता है? आपने सुना ही होगा कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मैटरनल ब्लड से जो है एम्ब्रियो तक पहुंचाता है, और एम्ब्रियो उसको यूज करके जो वेस्ट बनते हैं, जो CO2 निकलती है, उनको वापस वो
मदर के ब्लड में डाल देता है, वहाँ से मदर उसको एक्सक्रीट करके बाहर निकाल देती है। ये आपने पढ़ा ही होगा। दूसरी बात क्या है कि एक तरफ प्लेसेंटा रहता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मैटरनल टिश्यू की साइड में, और एक तरफ एम्ब्रियो, बीच में क्या है, एक वो जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको एम्बिलिकल कोर्ड कहते हैं, जिसके थ्रू मटेरियल एम्ब्रियो की तरफ और एम्ब्रियो से वापस मैटरनल ब्लड की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन आता भी है कि भाई प्लेसेंटा यानी कि मदर और एम्ब्रियो किसके थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, तो एक कोर्ड लाइक स्ट्रक्चर रस्सी की तरह होता है एम्बिलिकल कोर्ड। जब आप देखते हैं बर्थ होने के बाद में उस पर क्लिप लगाते हैं और क्लिप लगा के उसको कट कर देते हैं। बच्चे के अंदर ये जो नाभि का जो मार्क है ये भी कहाँ के, ये भी उस जहाँ से हमारा जो एम्बिलिकल कोर्ड बच्चे से जुड़ी रहती है उसी का ये मार्क होता है। इसके अलावा प्लेसेंटा जो है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है। एंडोक्राइन का मतलब है कि इसका मतलब कुछ हार्मोन ही रिलीज करेगा, जैसे ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अब ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, भाई देखिए जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, एक ट्रोफोब्लास्ट जब यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है तो वहीं से शुरुआत हो जाती है, धीरे धीरे शुरुआत होती है प्लेसेंटा बनने की। और प्लेसेंटा लगभग ये मान के चलिए कि 4 महीने से 3 से 4 महीने, लगभग 4 महीने तक जाके इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। प्रेगनेंसी के 4 महीने तक पहुंचते पहुंचते प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है। तो शुरुआत में क्या है कि जब बनना शुरू, जैसे कि एग इम्प्लांट हुआ तो वहीं से शुरुआत हो जाती है बनने की प्लेसेंटा, ठीक है। 8-9 दिन के आसपास, 7 से 8 दिनों के बीच में इम्प्लांट हो जाता है, तो वहीं के बाद में क्या रहता है, जो है ये हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। यानी ब्लड में धीरे धीरे जैसे जैसे प्लेसेंटा बनता चला जाएगा वैसे वैसे इस हार्मोन की जो कंसंट्रेशन है ब्लड में बढ़ती चली जाएगी। ये जो हार्मोन है देखो कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये क्या करेगा, कोरियोनिक विलेय बनाता है जिसकी वजह से प्लेसेंटा बनेगा, ठीक है। तो प्लेसेंटा बनाने में बहुत हेल्प करता है ये, और साथ में ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी। वैसे तो पूरे के पूरे ये सभी हेल्प करते हैं प्लेसेंटा बनने में। अब ये प्लेसेंटा बन रहा है और ये वाला हार्मोन जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए जो टेस्टिंग किट होती है कि प्रेगनेंसी है कि नहीं है, उसके लिए इस HCG हार्मोन का ही टेस्ट किया जाता है। जो किट आती है ना, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर यूरिन जो होता है, यूरिन के अंदर इसका सीक्रेशन बाद में जो है ये पास होने लगता है। जब ज़्यादा इसका सीक्रेशन हो जाता है तो यूरिन की ड्रॉप यहाँ पे डालते हैं, तो जो लाइनिंग होती है ना इस तरह से, तो वहाँ पिंक लाइन जब आ जाती है तो वो इसी हार्मोन की वजह से आती है HCG। इसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, नाम में ही आ रहा है लैक्टोजन, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस कराने में हेल्प कराता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है, बनाता है, वो पिट्यूटरी से रिलीज होता है। उसके के अलावा ये भी मिल्क बनाने में हेल्प करता है। जो ब्रेस्ट होते हैं, मेमरी ग्लैंड्स है, उसमें साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन्स, ये सब क्या काम करते हैं, ये सब जैसे कि मेनली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन, ये क्या करते हैं, जो ब्रेस्ट हैं उनके अंदर जो टिश्यू का डेवलपमेंट है, डिफरेंशिएशन है, उनका करते हैं, जिससे कि ब्रेस्ट साइज बढ़ता भी है प्रेगनेंसी के दौरान, वेट भी बढ़ता है उनका, हैवी होते हैं, और साथ में उनमें कैपेसिटी आती है मिल्क को प्रोड्यूस कराने की। और लेकिन मिल्क बनाएगा कौन, मिल्क बनाएगा प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन बनाता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, और ये ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं। हालांकि जब तक ब्लड के अंदर इन हॉर्मोन्स का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तब तक मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन जब अब ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है, प्लेसेंटा, लेकिन जब बच्चे का जन्म हो जाएगा तो प्लेसेंटा उखड़ के बच्चे के साथ में बाहर आ जाता है। और जब ये उखड़ के बाहर आ जाएगा तो इन हार्मोन की वजह से ही एक्टिविटी सप्रेस हो रखी थी, किसकी, प्रोलैक्टिन हार्मोन की, ये बाहर आ जाएंगे। जब प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा तो इन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या है, अब जो प्रोलैक्टिन जो पहले सप्रेस फॉर्म में था, दबा हुआ था इनकी वजह से, अब वो एक्टिव हो जाएगा। तो लगभग 18 से 24 घंटे, यानी कि बच्चे का जन्म होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ब्रेस्ट के अंदर मिल्क आना शुरू हो जाता है। हालांकि इसमें स्टार्टिंग में जो आता है वो पेल येलो कलर का कोलोस्ट्रम होता है, जिसमें एंटीबॉडी होती है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। स्टार्टिंग में उसको बोलते हैं कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो जो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद ही क्या है, मिल्क ब्रेस्ट के अंदर आता है, प्रेगनेंसी जब रहती है तब मिल्क नहीं आता है। इसका मेन रीजन ये है, प्लेसेंटा बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो दोनों हार्मोन क्या करते हैं, सप्रेस करके रखते हैं प्रोलैक्टिन की एक्टिविटी को। बाहर आ जाएंगे, जब वो प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा इनका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेसेंटा ही क्या करता है, इनको रिलीज कर रहा है।
और जब वो बाहर आएगा ये वाले हार्मोन कम हो जाएंगे, तब जाके प्रोलैक्टिन क्या करेगा, अपनी एक्टिविटी को दिखा पाएगा। यानी कि मिल्क बनाने के लिए वो ब्लड में है, लेकिन मिल्क तभी वो प्रॉपर नहीं बना पा रहा है। इसके अलावा क्या रहता है कि हार्मोन तो है ही साथ में, और हाँ, और देखिए जो जितने भी हार्मोन है, इन हार्मोन्स का जो लेवल है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये जो जितने भी हार्मोन यहाँ पे लिखे हैं, इनमें एक हार्मोन अलग से है, ये है रिलैक्सिन। ये रिलैक्सिन क्या करता है, डिलीवरी के टाइम पे जो पेल्विक एरिया उसको फैलाता है, जिससे कि बच्चा आराम से बाहर आ सके। ये जितने भी हार्मोन्स हैं, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जैसे कि हम बोले ये HCG, HPL और रिलैक्सिन, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही एक ह्यूमन फीमेल के ब्लड के अंदर रहते हैं, अदरवाइज ये नहीं बनते हैं। इसके अलावा हम बोलते हैं कि जैसे प्रोलैक्टिन हुआ, कोर्टिसोल हुआ, और थायरोक्सिन, साथ में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका जो कंसंट्रेशन है ब्लड के अंदर कई गुना जो है एक प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो हॉर्मोन्स हैं, ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इनका ये चीज रहती है। तो ये था हमारे फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। अभी हम बात करते हैं कि एक एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो कौन से मंथ में कौन कौन से ऑर्गन वहां पे बनते हैं, जो कि एमसीक्यू के लिए आपके काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब एक बार प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान जो है हम बोलते हैं कि गैस्टेशन पीरियड शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं कि 9 मंथ्स का जो है हमारा गैस्टेशन पीरियड होता है ह्यूमंस के अंदर। 9 महीने तक बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद में बाहर आता है बर्थ कैनाल के थ्रू। अब ये जो 9 मंथ्स के जो हमारा गैस्टेशन पीरियड है, इसको हम क्या बोलते हैं, 3 पीरियड्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 9 मंथ्स का है तो इसको 3 के हम 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। हर एक पीरियड को हम क्या बोलते हैं, ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो एक ट्राइमेस्टर हमारा क्या है, 3 महीने का। तो पहला ट्राइमेस्टर के दौरान क्या होता है, प्री एम्ब्रियोनिक, यानी कि जब इम्प्लांटेशन हुआ था, और साथ में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, 3 महीने तक का जो डेवलपमेंट है, यानी कि 3 महीने बोले या फिर 12 हफ्तों तक का। जनरली हम क्या बोलते हैं कि एक महीने में 4 हफ्ते हम काउंट करते हैं, तो उस हिसाब से 12 हफ्ते हम देखते हैं। इस दौरान क्या होगा कि हार्ट जो बनता है वो 1 महीने की प्रेगनेंसी के बाद बनना शुरू हो जाता है। लिम्स एंड डिजिट, लिम्स बोलते देखिए 4 लिम्स हो गए अपने हाथ, और हैंड लिम्स हो गए अपने पैर। तो ये लिम्स बनने शुरू हो जाते हैं, और साथ में डिजिट्स का मतलब है उंगलियां, हाथ और पैर की जो उंगलियां हैं वो 2 महीने के बाद में बननी शुरू हो जाती हैं। आते हैं फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, यानी अगले 3 से 6 महीने के बीच में, यानी कि 13 से 24 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी है, उसमें फीटल का डेवलपमेंट, यानी फीटस, हमने क्या कहा था, 2 महीने की प्रेगनेंसी तक एम्ब्रियो, और उसके बाद में क्या बोलते हैं, बर्थ तक हम उसको फीटस बोलते हैं। तो फीटस का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जैसे मेल है तो पेनिस, फीमेल है तो वेजाइना, एक बल्वा जो है वो दिखाई देने बननी शुरू हो जाती है पहले ट्राइमेस्टर के बाद, यानी कि जब सेकंड शुरू होता है तब। पहली बार जो बच्चा मूवमेंट करता है, बोलते हैं कि हाँ कि लात मारी बच्चे ने, मूवमेंट किया है, तो वो जो मूवमेंट होता है वो 5वां महीना जो होता है उस दौरान होता है। 5वें महीने के दौरान जो है पहला मूवमेंट दिखाई देता है। साथ में जो बॉडी के ऊपर जो ये बाल होते हैं, फाइन हेयर्स, ठीक है, और आई लैशेस, आई लिड्स वगैरह है, इनका डेवलपमेंट भी कब होता है, इनका डेवलपमेंट भी जब सेकेंड ट्राइमेस्टर खत्म होने वाला होता है, यानी 6 महीने जब पूरे होने वाले होते हैं लगभग, उस दौरान होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर पे आते हैं, यानी कि 6 से लेके बर्थ तक, 6 महीने से लेके जब तक जन्म नहीं होता है, बोलेंगे 25 हफ्ते से लेके बर्थ तक, जब तक जन्म नहीं लेता बच्चा, तब में क्या होता है कि बच्चा कंटिन्यूसली ग्रो करता चला जाता है, और 9 मंथ्स आके जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, तब वो बाहर आने के लिए रेडी हो जाता है। तो यहाँ से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया, सिंपल 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो ये था हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। अभी हम बात करते हैं कि पार्चुरेशन, डिलीवरी कैसे होगी बच्चे की। अब जब बच्चा पूरा डेवलप हो चुका है, 9 मंथ्स का है, रेडी है, पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी को बोलते हैं। एक फुली डेवलप्ड फीटस जब माँ के पेट से बाहर आता है, तो उस प्रोसेस को हम आम भाषा में डिलीवरी और बायोलॉजी की लैंग्वेज में पार्चुरेशन कहते हैं। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो सिग्नल है पार्चुरेशन के, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा कि एक तो फुली डेवलप्ड फीटस खुद, और दूसरा प्लेसेंटा।
ये दोनों क्या करते हैं, ये ओरिजिनेट करते हैं, यहाँ से सिग्नल जो है ओरिजिनेट, यानी कि एक तरह से बोले कि बच्चा जब बाहर आने के लिए तैयार है तो लेबर पेन शुरू होते हैं, दर्द शुरू होता है, लेबर पेन। वो जो दर्द है वो एक्चुअल में रियलिटी देखो शुरुआत कहाँ से होती है, ये दोनों ही चीजें क्या करती है, बोला है माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन, खिंचावट शुरू हो जाती है, ठीक, जिसकी वजह से क्या है, लेबर पेन शुरू हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं, न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। कैसे है, देखिए जब यूट्रस के अंदर जब फीटस है पूरा डेवलप हो चुका है, पूरा डेवलप, तो क्या करेगा, वो यूट्रस की वॉल पे क्या करेगा, उसका प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से सिग्नल जाएंगे पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, हार्मोन रिलीज करती है। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन क्या आएगा, वापस ब्लड के थ्रू यूट्रस के पास आएगा, और यूट्रस पे आने के बाद में उसका काम ही क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। तो वहां से क्या गया, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है, और ज्यादा प्रेशर उस बच्चे की तरफ लगेगा कि वो बाहर निकले, जिसकी वजह से बच्चा जब उस पर प्रेशर लगेगा तो वापस बच्चा जब नीचे की तरफ खिसकेगा हल्का, तो उसकी वजह से और ज्यादा प्रेशर हल्का सा वापस यूट्रस पे लगेगा। फिर ये यूट्रस से फिर से मैसेज जहाँ कहाँ जाएगा, फिर से पिट्यूटरी पे जाएगा, और पिट्यूटरी से फिर दोबारा से और क्या रिलीज होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो दोबारा से और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा बच्चे पे नीचे खिसकने के लिए, और वापस से उसकी वजह से यूट्रस पे प्रेशर पड़ेगा, तो वापस फिर से मैसेज सिग्नल जाएंगे, ऑक्सीटोसिन फिर से रिलीज होगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक कि बच्चा बाहर नहीं आ जाता। इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, और या एक तरह क्या है, ये न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, बच्चा जब बाहर आ जाएगा। अब बच्चा जब ये जो प्रोसेस चलती है उस दौरान क्या रहता है कि जो हमारा प्रोजेस्टेरोन जो लेवल है वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीटोसिन जब रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो जो प्लेसेंटा है वहां से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो जब बच्चा बाहर आता है तो प्लेसेंटा भी वहां से उखड़ के बाहर आ जाएगा। इस दौरान क्या होती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, कई दिनों तक, डिलीवरी के कई दिनों तक, 8-10 दिन तक ये जो है जो ब्लीडिंग है, खून है, ब्लड बाहर आता रहता है वेजाइना के थ्रू, ठीक है। तो ये था, इस तरीके से क्या है कि जो है पार्चुरेशन होता है, बच्चा बाहर आता है। बच्चा बाहर आ गया तो प्लेसेंटा भी बाहर आ गया। प्लेसेंटा क्या कर रहा था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहा था, जिसकी वजह से ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन यही हार्मोन क्या कर रहे थे, यही हार्मोन जो प्रोलैक्टिन जो रिलीज हो रखा था ब्लड में, उसकी एक्टिविटी को सप्रेस किया हुआ था, जिससे कि मिल्क बनाने के लिए जो है ब्रेस्ट को तैयार तो कर रहे थे, लेकिन मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन जो प्रोलैक्टिन है उसकी एक्टिविटी को सप्रेस किया हुआ था। प्लेसेंटा बाहर आ गया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का क्या हुआ, लेवल ब्लड में एकदम से डाउन हुआ। इसीलिए क्या होता है, जो प्लेसेंटा डिलीवरी के बाद में जब प्लेसेंटा बाहर आ चुका है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल कम हो चुका है, अब प्रोलैक्टिन क्या करेगा, अकेला अब जो है मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसलिए 24 डिलीवरी के लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मदर के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क आ जाता है। इनिशियली कुछ घंटों में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी के बाद में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है ब्रेस्ट के अंदर उसको हम लैक्टेशन बोलते हैं, जिससे कि फीडिंग होती है बच्चे की, ठीक है, और एक नवजात शिशु जो है उसको मिल्क मिलता है। और इनिशियल जो सीक्रेशन होता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं। इसमें एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे के इम्यूनिटी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, तो IgA एंटीबॉडी भी कई टाइप की होती है, उसमें से मिल्क के अंदर कोलोस्ट्रम में कौन सी होती है, अपनी IgA होती है। तो ये जो है शुरुआती तौर पर जो है बहुत अच्छी है, बच्चे के इम्यूनिटी के लिए मानी जाती है। और ये भी माना जाता है कि बच्चे को शुरुआत में कुछ खाना पीना नहीं देते, लगभग 6 महीने तक माँ का जो दूध है वही उसको पिलाना चाहिए, यही न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी अच्छा उसके लिए माना जाता है। तो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर, यहाँ पर ख़त्म होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। होप आपको सभी लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आए हों। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर जरूर करें, उसका मैं जवाब जरूर दूंगा। और यहीं पर हम आगे शुरू करेंगे इसमें अपने क्वेश्चंस की सीरीज, NCERT के जो कौन कौन से मेन क्वेश्चन बन सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर देखेंगे। थैंक यू।